Hello everyone. So today's topic for discussion is Love's Philosophy. तो Love's Philosophy जो है वो इंग्लिश लिटरेचर की एक मशहूर पोम है जो कि लिखी है पीबी शैली ने. ओके, तो देयर बी काइंड ऑफ सीक्वेंस इन आर डिस्कशन, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द पोइट पीबी शैली. तो पीबी शैली का पूरा जो नाम है दैट इज़ PERCY BYSSHESHELLEY. तो सबसे बड़ी जो गलती कर जाते हैं स्टूडेंट्स, दैट्स द मिस्टेक ऑफ प्रोनाउंसिएशन, कि इस नाम को प्रोनाउंस करने में गलती कर जाते हैं. वो कैसे कि पर्सी बायशे शेले कहा जाता है, लेकिन दैट्स नॉट द करेक्ट वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि इनका जो नाम है द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द नेम इज़ परसे बिश शैली. परसे बिश शैली. So this is the correct pronunciation. I mentioned it in the very beginning because it was kind of important thing, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग गलती कर जाते हैं. Anyways, he was born on 4th August 1792 in UK and he died on 8th July 1822 in Italy. इनके फादर का नाम था टिमोथी शेले, who was kind of a wealthy man, and he was married to Mary Shelley 1816 से 1822 तक, and then he was married to Harriet Westbrook from 1811 to 1816. तो पीबी शैली जो हैं, he was educated at Sion House Academy. 1802 से 1804 तक सायन हाउस एकेडमी में इनकी स्कूलिंग हुई, लेकिन इस स्कूल में इनको बहुत सारी बुलिंग फेस करनी पड़ी, कि वो सारी इनके ना फेलोज़ और इनके जो स्कूल मेट्स थे वो इनको बुली करते थे, जिसकी वजह से इनको एक इमोशनल इंस्टेबिलिटी रहती थी, और वो जो है ना सोशली ज़्यादा स्टेबल नहीं थे और इमोशनली भी ज़्यादा स्टेबल नहीं थे बिकॉज ऑफ द बुलिंग जो कि अपने स्कूल में फेस करते थे. तो इसके बाद 1804 से 1810 तक इनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? एटन कॉलेज से हुई. He changed the school because of bullying, and blowing things up with gunpowder was his favorite pastime. तो इसकी जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी थी और सोशल जो इंस्टेबिलिटी थी, इसकी वजह से ना लोग इनको मेड शेली कहते थे, नॉट शेले, मैड शेली यानी कि पागल शेली के नाम से ना इसको बुलाते थे, क्योंकि इसकी एक्टिविटीज़ भी फिर इस तरह की थी कि गन पाउडर से चीज़ों को ब्लो करना इसका फेवरेट पास टाइम था. तो ये जो एक्टिविटीज़ करते थे इनकी वजह से इनको मेड शेली कहा जाता था. और फिर इनको बुलिंग और इमोशनल इंस्टेबिलिटी थी अपनी स्कूल से. तो 1810 में शेली वो अपनी यूनिवर्सिटी चल जाते हैं. कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले जाते हैं. 1810 and that of 1811 he published 2 Gothic novels and 2 volumes of juvenile verse. तो ये जो है ना पब्लिश्ड राइटर बन गए थे 1810 और 1811 के दरमियान, दोनों स्प्रिंग्स के दरमियान ही इन्होंने 2 novels और 2 volumes लिखी थी. So he was a published writer. In March 1811, University College expelled both Shelley and Hogg for refusing to admit Shelley's authorship of The Necessity of Atheism. तो पीबी शेली ने एक नेसेसिटी ऑफ एथिज़म लिखी थी कि उनका जो स्कूल था, उनकी जो यूनिवर्सिटी थी, उस पर ना काइंड ऑफ क्रिटिसाइज़ किया था. तो फिर शेली और इनके जो दोस्त थे उन्होंने इस बात से इनकार किया कि इसकी ऑथरशिप जो है वो पीबी शेली नहीं, यानी कि शेली ने नहीं लिखी है. तो इस बात पे रिफ्यूज़ करने की वजह से यूनिवर्सिटी ने इन दोनों को एक्सपेल कर दिया, और फिर शेली ने दोबारा यूनिवर्सिटी से जाके माफ़ी मांग के इस तरह नहीं किया, लेकिन फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया. ही वॉज पॉलिटिकली एक्टिव एंड सेक्शुअली लिबरल. तो ये पॉलिटिकली ज़्यादा एक्टिव थे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, और फिर सेक्शुअली लिबरल मतलब इनका ना इस मामले में थोड़ा सा आज़ाद ख्याल और लिबरल और इंडिपेंडेंट काइंड के ना इसके ख्याल आते हैं. लाइक हिज फ्रेंड लॉर्ड बायरन, जिस तरह लॉर्ड बायरन का भी इस तरह का ही सीन था कि उसकी भी थिंकिंग काइंड ऑफ लिबरल थी इस बारे में. लॉर्ड बायरन की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो मैंने डाल दी है चैनल पे, यू कैन गो एंड वॉच. ही इज़ फेमस फॉर हिज पैशनेट एंड क्योटिक लव अफेयर्स. तो लॉर्ड बायरन की तरह ही ये भी अपने लव अफेयर्स, पैशनेट और क्योटिक लव अफेयर्स के लिए मशहूर हैं. ओके, अबाउट द पोम. पोम इज़ रिटन बाय पीबी शैली एंड इट्स अ रोमांटिक पोम. और पीबी शैली जो है वो एक रोमांटिक पोइट हैं, और ये पोम जो है वो एक रोमांटिक पोम है जो कि पहली दफ़ा पब्लिश हुई थी 1819 में. और फिर हमें इस पोम के जो थीम्स हैं वो जॉन डन और एंड्रयू मार्वेल के जो काम हैं उनके साथ ना उनमें थोड़ी सिमिलैरिटी पाई जाती है, और ये पीबी शैली के बाकी पोम्स से भी काइंड ऑफ डिफरेंट है, और बाकी रोमांटिक पोइट्री से भी थोड़ी सी डिफरेंट है, और जॉन डन और एंड्रयू मार्वेल के ना राइटिंग से थोड़ी सी इसमें सिमिलैरिटीज़ वगैरह पाई जाती हैं. अच्छा, लव्स फिलोसफी ये पोम है, और साइड पे एक्सप्लेनेशन. तो सबसे पहले पढ़ते हैं पोम. ओके. The fountains mingle with the river, and the rivers with the ocean. The winds of heaven mix forever with a sweet emotion. Nothing in the world is single. All things by law
divine, by Allah divine, in one another's being mingle. Why not I but thine? See, the mountains kiss high heaven, and the waves clasp one another. No sister flower would be forgiven if it disdained its brother, and the sunlight clasps the earth, and the moonbeams kiss the sea. What are all these kissings worth if thou kiss not me? तो ये जो है एक शॉर्ट पोम है पीबी शैली की. इट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली 2 स्टैंडर्स. तो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं. तो पहली लाइन है द फाउंटेन्स मिंगल विद द रिवर एंड द रिवर्स विद द ओशन. तो यहाँ पे जो है ना वाटर्स ऑफ फाउंटेन फॉल इनटू रिवर्स एंड वाटर ऑफ रिवर्स इन टर्न जॉइन विद ओशन. तो फाउंटेन्स यानी कि फवारों का जो पानी है वो रिवर के साथ जा मिलता है, और फिर रिवर का जो पानी है वो इन टर्न जाके कहाँ मिलता है, ओशन के पानी के साथ मिलता है. तो देखें पॉइंट हम यहाँ पे ना एक बात बताना चाह रहे हैं, एक बात की बेस रखना चाह रहे हैं कि वो किस बात पे एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं. उसके लिए शुरू से ही ना एक बेस बना रहे हैं कि उस बात को शुरू से ही ना बताते चले आ रहे हैं. द विंड्स ऑफ हेवन मिक्स फॉर एवर विद अ स्वीट इमोशन. तो हेवन के जो विंड्स हैं, ब्रीजेज हैं, वो भी एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती हैं विद अ स्वीट इमोशन. बहुत ही प्यारी और खूबसूरत इमोशंस के साथ वो एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं. नथिंग इन द वर्ल्ड इज सिंगल, यानी कि इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि सिंगल हो. ऑल थिंग्स बाय अल्लाह डिवाइन इन वन अनदर्स बीइंग मिंगल. तो डिवाइन लॉ है, कुदरत का लॉ है, कुदरत का कानून है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ सिंगल नहीं है, लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या हो जाती हैं, एक दूसरे में मिंगल हो जाती हैं, काइंड ऑफ मिक्स हो जाती हैं, उनमें कनेक्टेडनेस आ जाती है और कनेक्ट हो जाती हैं. सो वाई नॉट आई विद टाइम. अगर ये कुदरत का कानून है, अगर ये डिवाइन लॉ है कि सारी चीज़ें सिंगल नहीं होती बल्कि मिंगल हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ उनमें कनेक्टेडनेस आ जाती है, तो क्यों ना मैं भी आपके साथ कनेक्टेडनेस पैदा करूं. तो यहाँ पे पोइट ने एक रिटोरिक क्वेश्चन यूज़ किया है कि क्वेश्चन यूज़ करके वो जिस बंदे को एड्रेस करना चाह रहे हैं उनसे क्वेश्चन करते हैं कि वाई नॉट आई विद दाइन. जब ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तो वाई नॉट आई बी कनेक्टेड विद यू, वाई नॉट आई हैव अ रिलेशनशिप विद यू, वाई नॉट आई हैव अ बॉन्ड विद यू. तो ये हो गया फर्स्ट स्टैंजा. ओके. सी द माउंटेन्स किस हाई हेवन. तो यहाँ पे स्पीकर जिस शख्स को मुखातिब कर रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि देखो कि जो पहाड़ हैं वो किस तरह से हेवन को किस कर रहे हैं. एंड द वेव्स क्लैस्प वन अनदर. और किस तरह जो वेव्स हैं वो क्लैस्प मतलब काइंड ऑफ होल्ड करना एक दूसरे को या एम्ब्रेस करना. तो वेव्स किस तरह से एक दूसरे को होल्ड कर रहे हैं, किस तरह एक दूसरे को एम्ब्रेस कर रहे हैं. नो सिस्टर फ्लावर वुड बी फॉरगिवन इफ़ इट डिस्टेंड इट्स ब्रदर. यहाँ पे पॉइंट कह रहे हैं कि कोई भी सिस्टर फ्लावर यानी कि कोई भी फीमेल फ्लावर अगर अपने साथी को डिस्टेंड करे, अगर उसको इग्नोर करे, तो फिर वुड नॉट बी फॉरगिवन. उसको फॉरगिवनेस नहीं मिल सकती है, उसको फॉरगिव नहीं किया जा सकता है. एंड द सनलाइट क्लैस्प्स द अर्थ. और किस तरह से जो सनलाइट है वो अर्थ के साथ अर्थ को एम्ब्रेस करती है, किस तरह से सनलाइट अर्थ के साथ अर्थ को एम्ब्रेस करती है. एंड द मून बीम्स किस द सी. और देखो किस तरह से मून के जो बीम्स हैं, मून के जो रेज़ हैं, मून की जो लाइट है वो किस तरह से सी को किस करती है, क्योंकि मून की वजह से सी में वेव्स बनते हैं ना. तो इस बात को भी यहाँ पे मेंशन करना चाहिए कि किस तरह मून बीम्स सी को किस करते हैं. वट आर ऑल दीज किसिंग्स वर्थ इफ़ द किस नॉट मी. तो यहाँ के पॉइंट अपनी बात जिस बात के लिए शुरू से ही बेस बनाते आ रहे थे वो यहाँ आके बताते हैं कि इन सब चीज़ों का, इन सब किसिंग्स का, इन सब किसिंग्स की क्या अहमियत होगी. इफ़ द किस नॉट मी, इफ़ यू डोंट किस मी. तो इन सब चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है इफ़ यू डोंट डू सो. तो दिस इज़ द लव्स फिलोसफी पोम बाय पीबी शेली. तो देखिए अब पोम का नाम है लव्स फिलोसफी. तो वैसे तो ये एक पोम लग रही है लेकिन इसके अंदर एक फ़िलासफ़ी भी है कि पोइट ने क्या की है, शुरू से ही चीज़ें बताई हैं, बताने के बाद आखिर में आके एक फ़िलासफ़र की तरह जो है ना अपना क्वेश्चन एराइज़ किया है कि अगर ये हो रहा है तो फिर ऐसा क्यों ना हो. अगर नेचर के अंदर कनेक्टेडनेस है तो फिर हम में क्यों कनेक्टेडनेस ना हो. अगर नेचर में ये चीज़ है कि चीज़ें एक दूसरे से मिलती हैं, अगर नेचर के अंदर मिंगल होने वाली वो है, मिंगल होने वाला इफ़ेक्ट है नेचर में, तो हम भी क्यों ना मिंगल हों. तो इट्स काइंड ऑफ फ़िलासफ़ी कि पोइट ने शुरू से ही एक बात की बेस बनाई. एंड देन लाइक अ फिलोसफर ही इंटेंसिफाइड एंड ही emphasized on the main thing that he wanted to tell, he wanted to address to the person जिसको मुखातिब करना चाह रहे हैं पोइट. सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन और द समरी ऑफ पोम. अब बात करते हैं अबाउट पोइटिक डिवाइसेस और फिगर्स ऑफ स्पीच.
दे आर काइंड ऑफ सिमिलर थिंग्स, लेकिन ये कि पोइट्रिक डिवाइसेस जो हैं वो सिर्फ पोइट्री में यूज़ होते हैं, जैसे कि पोइट्री का राइमिंग स्कीम हो गया, पोइट्री का फॉर्म हो गया, पोइट्री में जैसे आयमिक पेंटामीटर यूज़ हुआ है, टेट्रामीटर, तो ये सारे पोइट्रिक डिवाइसेस हो गए। लेकिन फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं वो सिर्फ पोइट्री में ही नहीं बल्कि प्रोज में भी यूज़ हो सकते हैं, जैसे एलिट्रेशन है, एजोनेंस वगैरह। तो सबसे पहले इंजॉयमेंट हुई है फर्स्ट लाइन में। अब फर्स्ट लाइन अगर हम देखें, द फाउंटेन्स मिंगल विद द रिवर, यहाँ पे पॉइंट कंप्लीट नहीं हो रहा है, एंड द रिवर्स विद द ओशन, तो ये जो पॉइंट है इट रोल्स ओवर टू द नेक्स्ट लाइन, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंजॉयमेंट। और फिर एजोनेंस यूज हुई है, फाउंटेन मिंगल विद रिवर एंड द रिवर्स विद ओशन, तो यहाँ पे मैंने जो बोल्ड किया है आई साउंड, फाउंटेन में आई का साउंड, मिंगल में आई का साउंड, विद में आई का साउंड, रिवर में आई का साउंड, तो ये जो आई का साउंड है दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एजोनेंस। और इसी तरह से एलिट्रेशन है मीट एंड मिंगल, लाइन 7 में, तो यहाँ पे एम साउंड रिपीट हो रहा है, सो दिस इज़ एन एलिट्रेशन। और इसी तरह से एलिट्रेशन आगे भी एलिट्रेशन यूज़ हुई है पोएम में, सी द माउंटेन्स किसिंग हाई हेवन, तो यहाँ पे एच का साउंड रिपीट हो रहा है, व्हाट इज़ दिस स्वीट वर्क वर्थ, तो यहाँ पे डब्ल्यू साउंड यूज हो रहा है, रिपीट हो रहा है, सो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। और फिर इसी तरह रिटोरिकल क्वेश्चन का भी यूज़ हुआ है। रिटोरिकल क्वेश्चन जो होता है वो एक ऐसा क्वेश्चन जो हम लोग अनजाने में नहीं लिखते हैं, बल्कि हम लोग इंटेंशनली, यानी कि पॉइंट इंटेंशनली ये क्वेश्चन डालता है इन ऑर्डर टू इंटेंसीफाई हिज पॉइंट, तो अपने पॉइंट को ज़्यादा क्लियर करने के लिए जब क्वेश्चन पॉइंट यूज़ करता है तो दैट्स कॉल्ड एज रिटोरिकल क्वेश्चन। तो यहाँ पे दोनों स्टेंजेस के आखिर में रिटोरिकल क्वेश्चन यूज़ हुआ है। यहाँ पे जैसे पहले स्टेंजा के आखिर में वाई डोंट आई विद दाइन, दैट ऑल्सो इज़ अ क्वेश्चन, और फिर दूसरे स्टेंजा क्लास में इफ़ द किस नॉट मी, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिटोरिकल क्वेश्चंस। और फिर इसी तरह से इस पोम के 2 स्टेंजेस हैं और दोनों स्टेंजेस में 8 लाइंस हैं, तो मिल मिला के ये पोम 16 लाइंस पोम बनती है। और इसका राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी, पहले स्टेंजा में भी और दूसरे स्टेंजा में भी यही राइमिंग स्कीम है कि ए बी सी डी एंड सी डी। तो ये पोम लिखी गई है ट्रोकेइक मीटर में। ट्रोकेइक मीटर एक इस तरह का मीटर होता है कि दैट रिप्रेजेंट्स अ पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड देन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। इसमें अगर 2 सिलेबल साथ आ रहे हो तो पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है, उसके बाद अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आता है, विद 4 बीट्स इन द फर्स्ट 3 लाइन्स ऑफ ईच क्वार्ट्रेन। तो पहला जो क्वार्ट्रेन है उसके पहले 4 लाइन्स में पहले 3 लाइन्स में 4 बीट्स आते हैं। 4 बीट्स मतलब जिस तरह पढ़ते हुए स्ट्रेस अनस्ट्रेस इस तरह का जो पैटर्न बनता है ना, दैट्स द बीट्स। तो पहले 3 लाइन्स में 4 बीट्स बन रहे हैं और फिर 3 इन द फोर्थ, फिर फोर्थ लाइन में आके 3 बीट्स बनते हैं। तो इस तरह का इसका मीटर है जिसको ट्रोकेइक मीटर कहा जाता है। ये ज़्यादा पोइटिक डिवाइसेस और द फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोम। ओके, तो थीम्स हैं इस पोम के नेचर, यूनियन ऑफ लव और कनेक्टेडनेस। अब जो नेचर थीम है वो सभी रोमांटिक पोइट्रीज़ में होता है, क्योंकि जब हम रोमांटिक पोइट्री की बात करते हैं तो दैट्स नॉट काइंड ऑफ रोमांटिक जिस तरह अभी मॉडर्न ज़माने में यूज़ होता है कि काइंड ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग इन लव और इस तरह, इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि उस ज़माने में जो रोमांटिक मोमेंट हुई थी उसके रिज़ल्ट में ये रोमांटिक पोइट्री हुई थी। तो रोमांटिक पोइट्री वो पोइट्री होती है जिसमें इमोशंस पे, ह्यूमन के अपने इमोशंस पे और नेचर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि जब रोमांटिक मोमेंट चला था तो उस टाइम जो है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी भी हुई थी। तो काइंड ऑफ मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोग जो है ना नेचर से थोड़ा सा दूर हो गए थे और अपने पर्सनल इमोशंस से भी थोड़े दूर हो गए थे। तो इंसानों को नेचर और इमोशंस के करीब करने के लिए और नेचर और इमोशंस का कनेक्टेडनेस शो करने के लिए रोमांटिक पोइट्री लिखी जाती थी। तो इस पोम में भी यही है कि इसमें देखें जैसे पहाड़ों की बात आई, सन, फिर मून, फिर वेव्स, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें बताती हैं कि इस पोम के अंदर नेचर का थीम भी डोमिनेंट है, जो कि एक रोमांटिक पोम की खुसूसियत है। इसी तरह से एक और थीम है यूनियन ऑफ लव। तो यूनियन ऑफ लव मतलब लव का मिल जाना। तो यहाँ पे शुरू से ही बताया कि फाउंटेन्स रिवर के साथ मिल रहा है, फिर वो जाके ओशन से मिल रहा है। तो इस तरह से ना यूनियन ऑफ लव के थीम को इस पोम के अंदर डोमिनेट किया गया है। और फिर कनेक्टेडनेस का भी थीम कि किस तरह से जो सन है वो अर्थ को एम्ब्रेस करता है, किस तरह से मून जो है वो सी को एम्ब्रेस करता है, क्योंकि उनके अंदर एक कनेक्टेडनेस है। तो जब नेचर में हर चीज़ के अंदर कनेक्टेडनेस है तो फिर कहता है कि हम में भी क्यों ना कनेक्टेडनेस हो। तो इस तरह से थीम कनेक्टेडनेस को भी इस पोम के अंदर इंटेंसिफाई किया गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोम लव्स फिलॉसफी बाय पी.बी. शेली।